एक धनी व्यापारी ने सबके सामने एक बेघर आदमी का अपमान किया, उसके संघर्षों, उसके अतीत और उसके मूल्य का मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही वह आदमी अपने बिखरे हुए सिक्कों के लिए हाथ बढ़ाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे बढ़ता है। इसके बाद जो होता है वह पूरी सड़क को स्तब्ध कर देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप आज दुनिया में कहां से देख रहे हैं। मारिया थॉम्पसन ने अपने हाथों में अस्पताल का बिल देखा, $50,000। उसकी मां की हृदय शल्यक्रिया ने उन सभी पैसों को साफ कर दिया था जिन्हें उसने वेट्रेस के रूप में 20 साल काम करने में बचाया था। मेरे बारे में चिंता मत करो, उसकी मां बेटी ने अस्पताल के बिस्तर से कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मारिया को पता था कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर बेटी को एक और हफ्ते के अवलोकन के लिए रखना चाहते थे और हर दिन का मतलब था और अधिक बिल जिनका वे भुगतान नहीं कर सकते थे। उसी सुबह शहर के दूसरी तरफ रिचर्ड ब्लैक अपनी मर्सिडीज से ब्लैक एंटरप्राइज के सामने निकला। उसने अभी अभी $1 और मिलियन का सौदा किया था और कुछ भी उसका मूड खराब नहीं कर सकता था। यहां तक कि वह बेघर आदमी भी नहीं जो हमेशा उसकी इमारत के सामने बैठा रहता था। अभी भी यहां हो क्या? रिचर्ड ने बूढ़े जो पर ताना मारा, जो 2 साल पहले अपनी नौकरी खोने के बाद से सड़कों पर रह रहा था। तुम्हें पता है, सामान्य लोग गुजारा करने के लिए काम करते हैं। जो ने अपनी निगाहें नीचे रखीं, अपना घिसा पिटा कार्डबोर्ड साइन पकड़े हुए। वह एक बार शिक्षक हुआ करता था, स्कूल के बजट में कटौती से पहले। अब वह बस एक और दिन बचाने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने उस शाम डिनर में एक अतिरिक्त शिफ्ट ली। उसके पैर उसे मार रहे थे, लेकिन उसे हर $1 की जरूरत थी जो उसे मिल सकता था। जैसे ही उसने टेबल 12 को उनकी कॉफी परोसी, उसने उन्हें ब्लैक एंटरप्राइज में नौकरी के एक खुलने के बारे में बात करते हुए सुना। कार्यकारी सहायक पद, वेतन उसे डिनर में मिलने वाले वेतन से 3 गुना था। मुझे कोशिश करनी ही होगी, उसने खुद से कहा, डिनर की खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए। उसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास लोगों से निपटने और एक साथ कई कामों को संभालने का 20 साल का अनुभव था। अगली सुबह मारिया ने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी, जिसे उसने चर्च के लिए बचाकर रखा था, और ब्लैक एंटरप्राइज में चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक एक मुस्कुराहट के साथ देखा, लेकिन उसे फिर भी एक आवेदन दे दिया। जैसे ही मारिया उसे भर रही थी, रिचर्ड ब्लैक गुजरा, अपने फोन में आदेश देते हुए। उसने तब भी ध्यान नहीं दिया जब उसने उसके पर्स को उसकी गोद से गिरा दिया, जिससे उसकी सामग्री जमीन पर बिखर गई। ओह माय गॉडनेस, मुझे बहुत दुख हुआ, एक दयालु आवाज बोली। एक आदमी ने उसकी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका। मारिया ने उसे धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा और जम गई। वह जेम्स ब्लैक था, रिचर्ड का छोटा भाई और कंपनी का सह मालिक। मैं मारिया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं कार्यकारी सहायक पद के बारे में यहां हूं। जेम्स मुस्कुराया और एक पल के लिए मारिया अपनी सभी परेशानियों को भूल गई। ठीक है मारिया, उसने कहा, क्यों ना आप मुझे कॉफी पर अपने बारे में बताई। रिचर्ड ने अपनी ऑफिस की खिड़की से इस बातचीत को देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। उसका मूर्ख भाई हमेशा बहुत नरम, बहुत देखभाल करने वाला रहा है। इस तरह से आप एक सफल व्यवसाय नहीं चलाते हैं। उसने अपना फोन उठाया और कॉल करना शुरू कर दिया। यह मारिया व्यक्ति कभी भी ब्लैक एंटरप्राइज में काम नहीं करेगी। वह यह सुनिश्चित करेगा। रिचर्ड को यह नहीं पता था कि उस दिन उसके कार्यों से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जो हमेशा के लिए हर किसी के जीवन को बदल देगी। कभी कभी सबसे क्रूर कार्य सबसे अप्रत्याशित आशीर्वादों का कारण बनते हैं, और कभी कभी जिन लोगों को आप नीचा दिखाते हैं, वे वही लोग होते हैं जो आपको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। कॉफी शॉप व्यस्त थी, लेकिन मारिया को भीड़ का लगभग ध्यान नहीं था। जेम्स ब्लैक ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि उसने उसे अपनी मां की स्वास्थ्य समस्याओं और उसके वर्षों के कार्य अनुभव के बारे में बताया। मुझे पता है कि मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, मारिया ने कहा, अपने कॉफी कप को पकड़े हुए। लेकिन मैं कड़ी मेहनत करती हूं और मैं तेजी से सीखती। जेम्स मुस्कुराया। तुम्हें पता है क्या, मुझे विश्वास है कि तुम करती हो। तुम कब शुरू कर सकती हो? मारिया अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। सच में? तुम्हारा मतलब है? सोमवार की सुबह 9 बजे, ठीक, ब्लैक एंटरप्राइज में वापस। रिचर्ड तब बहुत गुस्से में था जब उसने यह खबर सुनी। तुमने उस वेट्रेस को काम पर रखा? उसने अपने भाई पर चिल्लाया।
क्या तुम इस कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? उसे एक मौका दो रिचर्ड, जेम्स ने शांति से कहा। हर किसी के पास जीवन में हमारे फायदे नहीं थे। रिचर्ड ऑफिस से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने जो के सिक्कों का कप लात मार दिया, उन्हें फुटपाथ पर बिखेर दिया। नौकरी करो, उसने चिल्लाया। जेम्स ने खिड़की से यह देखा। वह नीचे गया और जो को उसके सिक्के उठाने में मदद की। मुझे अपने भाई के लिए माफ करना, उसने कहा। अरे, हमारी इमारत को दिन के समय के सुरक्षा गार्ड की जरूरत हो सकती है। इच्छुक, जो की आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन मैं बेघर, हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है, जेम्स ने कहा। सोमवार की सुबह मारिया ने अगले हफ्ते अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। उसने किसी और से दोगुनी मेहनत की, खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थी। लेकिन रिचर्ड ने उसे बाज की तरह देखा, किसी भी गलती का इंतजार कर रहा था। एक शाम मारिया देर से काम कर रही थी जब उसने रिचर्ड को फोन पर बात करते हुए सुना। हाँ, उन जहरीले रसायनों को पुरानी फैक्ट्री साइट पर फेंक दो। यह उचित निपटान से सस्ता है, किसी को पता नहीं चलेगा। मारिया का दिल दौड़ पड़ा। पुरानी फैक्ट्री उसकी मां के पड़ोस के ठीक बगल में थी। रसायन उनकी पानी की आपूर्ति में रिस सकते हैं। उसने अपना फोन लिया और रिचर्ड की बातचीत का वीडियो बना लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। अगली सुबह वह सीधे जेम्स के ऑफिस गई। कुछ ऐसा है जो आपको देखने की जरूरत है, उसने कहा। जेम्स ने वीडियो देखा। उसका चेहरा हर सेकंड के साथ काला होता गया। मुझे पता था कि रिचर्ड कोने काट रहा है, लेकिन यह आपराधिक है। तुम क्या करने वाले हो? मारिया ने पूछा। सही काम, जेम्स ने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दोपहर जेम्स ने एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई। रिचर्ड घुस आया, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ, जब तक उसने बड़ी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को नहीं देखा। तुम मेरी जासूसी कर रही हो, उसने मारिया पर गरजा। नहीं रिचर्ड, जेम्स खड़ा हुआ। वह निर्दोष लोगों की रक्षा कर रही है, जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकता। बोर्ड ने सर्वसम्मति से मतदान किया। रिचर्ड बाहर था, लेकिन सभी जानते थे कि वह बिना लड़ाई लड़े नहीं जाएगा। जैसे ही मारिया उस शाम काम से निकली, उसने जो को उसकी नई सुरक्षा वर्दी में अपने पद पर गर्व से खड़ा देखा। वह मुस्कुराया और उसे अपनी टोपी दी। यहां चीजें बदल रही हैं, उसने कहा। हां, वे हैं, मारिया ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हो रही है। उसे पता नहीं था कि वह कितना सही थी, क्योंकि उसी समय रिचर्ड अपने घर के ऑफिस में था। उन सभी लोगों को फोन कॉल कर रहा था जिन्होंने उस पर एहसान किया था। वह उन सभी को नष्ट कर देगा, अपने भाई को, उस वेट्रेस को और किसी और को जो उसके रास्ते में आता है। अगली सुबह एक ऐसा तूफान लाएगा जिसके लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन कभी कभी सबसे भयंकर तूफान सबसे उज्जवल दिनों के लिए रास्ता साफ करते हैं। सुबह का अखबार मारिया के डेस्क पर बम की तरह गिरा। ब्लैक एंटरप्राइज पर धोखाधड़ी का आरोप, शीर्षक चिल्लाया। इसके नीचे जेम्स की एक तस्वीर थी जो पापी के रूप में दिख रही थी। यह सब झूठ है, जेम्स ने आपातकालीन कर्मचारियों की बैठक को बताया। मेरा भाई रिचर्ड इसके पीछे है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। कंपनी का स्टॉक गिर रहा था। क्लाइंट्स अनुबंध रद्द करने के लिए कॉल कर रहे थे। यहां तक कि कुछ बोर्ड सदस्य भी जेम्स पर शक करने लगे थे। मारिया ने उस शाम रिचर्ड को अपनी कार के पास इंतजार करते हुए पाया। कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराया। गलत घोड़े का समर्थन करना। जेम्स तुमसे दोगुना आदमी है, मारिया ने जवाब दिया। रिचर्ड की मुस्कान ठंडी हो गई। तुम्हें पता है, मैंने कुछ खोजबीन की। तुम्हारी मां के अस्पताल के बिलों के बारे में पता चला। शर्म की बात है अगर उसके बीमा कवरेज के साथ कुछ हुआ। मारिया ने महसूस किया कि उसका खून जम गया है। तुम हिम्मत नहीं करोगे, मुझे आजमाओ, रिचर्ड ने कहा दूर चलते हुए। जब तक जाहिर है आप मेरी कंपनी वापस पाने में मेरी मदद करने को तैयार हैं। अस्पताल में बेटी बता सकती थी कि मारिया के अंदर आते ही कुछ गड़बड़ थी। बेटी क्या हुआ? मारिया टूट गई और उसे सब कुछ बता दिया। रिचर्ड की धमकियों के बारे में, जेम्स के फंसे होने के बारे में वह कितनी डरी हुई थी। तुम मेरी बात सुनो, बेटी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी ने कोई कायर नहीं पाला। तुम जो सही है वो करो, चाहे कुछ भी हो। इस बीच जो अपनी जांच कर रहा था, सड़क पर रहने के वर्षों ने उसे अवलोकन करना, सुनना सिखाया था। उसने रिचर्ड को पार्किंग गैरेज में छायादार पात्रों से मिलते हुए देखा था। उसके पास नाम, तिथियां, उसके पुराने फोन से ली गई तस्वीरें थीं।
उस रात मारिया सो नहीं सकी। रिचर्ड की धमकी उसके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रही थी। उसे पता था कि वह एक फोन कॉल से उसकी मां का बीमा नष्ट कर सकता है, लेकिन बेट्टी के शब्द उसे वापस आते रहे, जो सही है वो करो। अगली सुबह मारिया जेम्स के ऑफिस में गई। उसने उसे खिड़की से बाहर देखते हुए परास्त दिखते हुए पाया। मैं इस्तीफा देने की सोच रही हूं, उसने चुपचाप कहा। शायद रिचर्ड सही है, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं। नहीं, मारिया ने दृढ़ता से कहा, यही तो वह चाहता है और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। उसने जेम्स को रिचर्ड की धमकी के बारे में बताया, अपनी मां के बारे में, जो कि सबूत के बारे में। जेम्स ने सुना। उसका भाव निराशा से दृढ़ संकल्प में बदल गया। तुम मेरी मदद करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रही हो। जब किसी और ने नहीं दिया तब तुमने मुझे एक मौका दिया, मारिया ने कहा। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। उन्होंने रात भर काम किया, सबूतों को एक साथ जोड़ते हुए, जो कि तस्वीरें, मारिया का वीडियो, रिचर्ड के अवैध लेन देन का एक कागजी निशान जो वर्षों पहले का था। लेकिन जैसे ही वे सब कुछ बोर्ड में ले जाने के लिए तैयार हुए, मारिया को वह कॉल आ गया जिसका उसे डर था। उसकी मां की हालत बिगड़ गई थी। सुश्री थॉम्पसन, डॉक्टर ने कहा, आपकी मां का बीमा समाप्त हो रहा है। हमें भुगतान विकल्पों पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है। रिचर्ड ने अपनी धमकी पूरी कर दी थी। अब मारिया को एक असंभव चुनाव करना था, अपनी मां को बचाना या उस आदमी को बचाना जिससे वह प्यार करने लगी थी। उसे यह नहीं पता था कि बेटी ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा काम किसी और को अपने लिए मजबूत होने देना होता है। मारिया अस्पताल में भाग गई। उसका दिल धड़क रहा था। नर्सों ने उसे अपनी मां के कमरे में ले जाया, लेकिन बेटी का बिस्तर खाली था। मां, मारिया ने पुकारा। उसके गले में घबराहट बढ़ रही थी। उसने खुद को छुट्टी दे दी। हेड नर्स ने कहा, यह आपके लिए छोड़ दिया। यह एक पत्र था, बेटी के हिलते हुए हाथों से लिखा गया। मेरी प्यारी बेटी, मैं रिचर्ड को तुम्हें नियंत्रित करने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। मैं अपनी आंटी सारा के साथ रहने गई हूं। उसका बीमा अभी मेरे लिए काम करेगा। तुम जो करना चाहती हो करो। प्यार, मां। मारिया ने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उसके आंसू चेहरे पर बह रहे थे। उसकी मां ने मारिया को लड़ने की आजादी देने के लिए अपनी खुद की देखभाल का त्याग कर दिया था। ब्लैक एंटरप्राइजेज में वापस चीजें बिगड़ रही थीं। रिचर्ड ने अगली सुबह एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई थी। जेम्स जानता था कि कंपनी को बचाने का यह उसका आखिरी मौका है। वह मुझे हटाने के लिए मतदान करने की कोशिश करेगा, जेम्स ने मारिया को बताया। एक बार जब वह वापस नियंत्रण में आ जाएगा तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा जो हमने बनाया है। ठीक उसी समय जो दफ्तर में घुस आया। आपको यह देखने की जरूरत है, उसने सांस फूली हुई कहा। उसने अपने फोन पर एक वीडियो चलाया। यह रिचर्ड को पिछली रात पार्किंग गैरेज में किसी से मिलते हुए दिखा रहा था। वह आदमी रिचर्ड को नकदी से भरा लिफाफा दे रहा था। यह सीनेटर विलियम्स है, जेम्स ने झुकते हुए कहा, और वे रासायनिक निपटान के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने यह सब पा लिया है, जो ने गर्व से कहा। हर शब्द। मारिया का फोन बज गया। यह रिचर्ड का एक टेक्स्ट था। आखिरी मौका। या तो तुम कल जेम्स के खिलाफ गवाही दो या तुम्हारी मां सब कुछ खो देगी। उसने इसे जेम्स और जो को दिखाया। उसे नहीं पता कि तुम्हारी मां चली गई है, जेम्स ने महसूस किया। नहीं, मारिया ने धीरे से कहा, उसे नहीं। उन्होंने रात भर काम किया अपनी रक्षा की तैयारी करते हुए, लेकिन अपनी योजना को काम करने के लिए उन्हें एक और टुकड़े की आवश्यकता थी। अगली सुबह बोर्ड रूम भरा हुआ था। रिचर्ड मेज के सिर पर खड़ा था, संतुष्ट दिख रहा था। देवियों और सज्जनों, उसने शुरुआत की, मैंने यह बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि मेरे भाई ने अपना रास्ता खो दिया है। उसने अयोग्य लोगों को काम पर रखा है, मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हैं और हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। वह मारिया की ओर मुड़ा। सुश्री थॉम्पसन, क्या आपको जेम्स ब्लैक के बारे में बोर्ड को कुछ नहीं बताना है? मारिया खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। हाँ, मुझे है। रिचर्ड मुस्कुराया। मेरे पास सबूत हैं, मारिया ने जारी रखा। रिचर्ड ब्लैक की अवैध गतिविधियों, कॉरपोरेट धोखाधड़ी और पर्यावरणीय अपराधों के। रिचर्ड के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक एक करके उन्होंने अपने सबूत पेश किए, जो कि वीडियो, कागजी निशान,
अवैध निपटान, रिश्वत। लेकिन अंतिम वार कमरे के पीछे से आया। पेटी थॉम्पसन अंदर आई, आंटी सारा के सहारे। मां, मारिया ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी को धमका सकती हो? बेटी ने रिचर्ड से कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें नहीं पता कि असली ताकत क्या है? रिचर्ड का चेहरा सफेद हो गया। सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन उसके पास खेलने के लिए एक आखिरी पत्ता था, एक जो उसे बचाएगा या उन सभी को नष्ट कर देगा। रिचर्ड ने एक बंदूक निकाली। बोर्ड रूम में आश्चर्य और चीखें गूंजी। कोई हिलता नहीं है, उसने गर्जा। मैंने इस कंपनी का निर्माण किया है, ये मेरी है। बंदूक नीचे रख दो बेटे, एक शांत आवाज आई। सभी ने देखा कि रिचर्ड और जेम्स के पिता बूढ़े मिस्टर ब्लैक दरवाजे पर खड़े थे। पिताजी, रिचर्ड का हाथ कांप रहा था। तुम्हें फ्लोरिडा में होना चाहिए था, जेम्स ने मुझे बुलाया। बड़े ब्लैक ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे सब कुछ बताया। मुझे खुद देखना था कि तुम क्या बन गए हो। मैं क्या बन गया हूं? रिचर्ड ने कड़वाहट से हंसा। मैं हूबहू वही बन गया हूं जो तुमने मुझे बनना सिखाया। क्रूर, सफल नहीं। मिस्टर ब्लैक ने दुखी होकर सिर हिलाया। मैंने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। रास्ते में कहीं तुमने क्रूरता को ताकत से भ्रमित कर दिया। मारिया के रोकने के बावजूद बेट्टी भी आगे बढ़ी। अपने पिता की बात सुनो रिचर्ड, मैंने अपनी बेटी को अकेले पाला, 2 नौकरियां करके। यही ताकत है। ये, उसने उसकी बंदूक की ओर इशारा किया। यह कमजोरी है। जो भी करीब आ गया। मैंने एक बार सब कुछ खो दिया, सड़कों पर रहा, लेकिन मैंने अपनी गरिमा कभी नहीं खोई। आपके भाई ने मुझे मेरा गौरव, मेरा जीवन वापस दिया। रिचर्ड का हाथ कांप रहा था। उसने कमरे में देखा, अपने पिता की निराशा, जेम्स के दुख, हर किसी की आंखों में डर और दया। धीरे धीरे उसने बंदूक नीचे रख दी। पुलिस पहले ही रास्ते में थी। जैसे ही उन्होंने रिचर्ड को हथकड़ियों में ले जाया, उसने अपने भाई को पीछे देखा। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाया। बाद में सब कुछ बदल गया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से जेम्स को सीईओ के रूप में पुष्टि की। जैसे ही उन्होंने दूषित स्थलों की सफाई का नेतृत्व किया, कंपनी की प्रतिष्ठा बहाल हो गई। बेट्टी के मेडिकल बिल, कंपनी की नई बीमा पॉलिसी ने सब कुछ कवर किया। वह पूरी तरह से स्वस्थ हुई और अस्पताल में स्वयंसेवा भी शुरू कर दी। इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे अन्य परिवारों की मदद कर रही थी। जो को सुरक्षा प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया था। उसने बेघर दिग्गजों को काम पर रखने का एक कार्यक्रम शुरू किया, उन्हें वहीं दूसरा मौका दिया जो उसे मिला था। 6 महीने बाद एक शाम मारिया अपने दफ्तर में देर से काम कर रही थी, अब वरिष्ठ कार्यकारी सहायक, जब जेम्स ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। डिनर के लिए बहुत व्यस्त, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे लिए कभी बहुत व्यस्त नहीं, उसने जवाब दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, वे रिचर्ड के पुराने दफ्तर से गुजरे। खिड़की से वे मिस्टर ब्लैक को मेज पर काम करते हुए देख सकते थे। आपके पिता अस्थायी सीएफओ के रूप में कैसे कर रहे हैं? मारिया ने पूछा। वह खुश है, जेम्स ने कहा। कहता है कि यह उसे जवान रखता है और वह हर हफ्ते जेल में रिचर्ड से मिलने जाता है। लोग बदल सकते हैं, मारिया ने धीरे से कहा। वे कर सकते हैं, जेम्स सहमत हुए। कभी कभी उन्हें बस किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे तुमने मुझ पर विश्वास किया। बाहर सूर्यास्त ने आकाश को खूबसूरत रंगों से रंग दिया था। जैसे ही वे गुजरे, जॉन ने अपने सुरक्षा डेस्क से इशारा किया। बेट्टी डिनर के लिए उनसे जुड़ने के लिए कार में इंतजार कर रही थी। अब उनका साप्ताहिक पारिवारिक रिवाज। मारिया ने उन सभी को देखा, उसकी मां स्वस्थ और खुश, जो अपनी वर्दी में गर्वित, जेम्स उसका हाथ पकड़े हुए, यहां तक कि ऊपर मिस्टर ब्लैक भी अपने कैद भाई को मोक्ष पाने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसे याद आया कि यह सब कैसे शुरू हुआ था, एक अस्पताल के बिल और एक हताश नौकरी के आवेदन के साथ। अब वे यहां थे, सभी बदले हुए, सभी मजबूत, क्योंकि अंत में सच्ची संपत्ति डॉलर में नहीं मापी जाती है। यह प्यार में, दूसरे मौके में सही काम करने की हिम्मत में मापी जाती है। और उस माप से वे सभी अपने सबसे पागल सपनों से परे अमीर थे। समाप्त।